नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। गाँव में सीखने सिखाने का वो तरीका जो अक्सर हमारी नज़रों से आप कह सकते हैं ओझल रहता है। स्रोत में इसे गांव आधारित ज्ञान हस्तांतरण प्रणाली या विलेज लॉग्राफी कहा गया है। ये जो हमारी चर्चा है ये शिवा नारायण के एक लेख पर आधारित है, विलेज पाथवेज ऑफ लर्नोग्राफी, रूट ऑफ ब्रेन बेस्ड सिविलाइजेशन। तक्षशिला पेज पर प्रकाशित हुआ था ये। हम आज यही देखेंगे कि कैसे गांव की गलियां, खेत, वो चौपालें और रोजमर्रा की जिंदगी ही ज्ञान का एक जीता जागता नेटवर्क बन जाती हैं। हमारा मकसद है इस प्रणाली की गहराई में उतरना और ये समझना कि इसका ब्रेन पेज सभ्यता से क्या ताल्लुक है। ये शब्द ही सुनने में कितना अनोखा है ना? क्या वाकई सीखने के लिए क्लासरूम जरूरी नहीं? क्या गांव अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी हो सकता है? तो चलिए इसको खोलते हैं जरा। ये पारंपरिक शिक्षा से हटकर ज्ञान को समझने का एक बिल्कुल अलग चश्मा है। शुरुआत करते हैं इसी सवाल से कि ये गांव आधारित ज्ञान हस्तांतरण आखिर है क्या चीज? क्या ये बस वही है जिसे हम आमतौर पर अनौपचारिक शिक्षा कह देते हैं? अच्छा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और आप कह सकती हैं व्यवस्थित है। लेख इसे महज अनौपचारिक नहीं मानता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये ग्रामीण जीवन में रचा बसा ज्ञान देने लेने का एक प्राकृतिक, एक अनुकूलनीय और एक संगठित तरीका है। देखिए, इसकी अपनी संरचना है, अपने चरण हैं, भले ही वो कागज पर न लिखे हों, पर हैं। यहाँ सीखने का माध्यम क्लासरूम या किताबें नहीं है, बल्कि स्थान है, जैसे खेत, आंगन, कुआं। ओके। वस्तुएं हैं, हल, टोकरी, करघा। और समय की लय है, जैसे रोज की दिनचर्या, मौसम, त्योहार और सबसे जरूरी लोगों का मिलना जुलना, उनके रास्ते। ये सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। यानी ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है सीखने का। बिल्कुल, एकदम सही। ये किताबी ज्ञान से ज्यादा शारीरिक अभ्यास पर, इंद्रियों के अनुभव पर और सामाजिक मेलजोल पर जोर देता है। लेख इसे सिस्टम लर्नोग्राफी कहता है और इसी को ब्रेन पेज सिद्धांत की जड़ भी बताता है। ये दिखाता है कि सीखना कितना जीवंत और जीवन से जुड़ा हो सकता है। और ये ब्रेन पेज सभ्यता, ये क्या चीज है? ये शब्द बार बार आ रहा है और सच कहूं तो काफी उत्सुकता जगा रहा है। हाँ, ये शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना। ब्रेन पेज सभ्यता। लेख इसे एक क्या कहते हैं, एक रूपक की तरह इस्तेमाल करता है, मेटाफर। इसका मतलब है एक ऐसी संस्कृति या एक ऐसा तरीका जहां लोग अपने अनुभवों से ज्ञान की व्यक्तिगत, दृश्य और साथ ले जाने लायक, मतलब पोर्टेबल कलाकृतियां बनाते हैं। इन्हीं ज्ञान की इकाइयों या नक्शों को ब्रेन पेज कहा गया है। ये दिमाग में बने वो नक्शे हैं जो अनुभव से तैयार होते हैं। अच्छा, जैसे कोई कारीगर है तो उसके दिमाग में अपने हुनर का एक नक्शा होता है, या किसान के दिमाग में मौसम का, वो ब्रेन पेज हुआ। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। गांव का जीवन ऐसे ही अनगिनत ब्रेन पेज बनाता है। ये जो मानसिक नक्शे हैं, जो मॉड्यूल हैं, ये सीधे तौर पर रोजमर्रा के कामों और रिश्तों से जुड़े होते हैं। और गांव में सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वही इस ब्रेन पेज सभ्यता की नींव रखती है। यहाँ ज्ञान बंद कमरों में नहीं मिलता, बल्कि खेतों में, पगडंडियों पर, चौपालों पर, रसोई में, मतलब जीवन के हर रास्ते पर रचा और बांटा जाता है। लेख में बड़े खूबसूरत उदाहरण हैं, जैसे खेत मानो पारिस्थितिकी की प्रयोगशाला बन जाते हैं। हाँ। गांव के कुएं सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र, और रसोई, वो तो पाक कला और जड़ी बूटियों के ज्ञान का खजाना है। ये तो ज्ञान को देखने का एक बहुत ही डायनेमिक, गतिशील नजरिया है। अच्छा, क्या इस पूरी प्रक्रिया को समझने का कोई ढांचा या मॉडल भी लेख में दिया गया है? आपने शुरू में SOTM का जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, लेख SOTIM फ्रेमवर्क पेश करता है, ये समझाने के लिए कि ये ज्ञान इकाइयां या मॉड्यूल बनते कैसे हैं। SOTIM मतलब S से स्पेस, स्थान, O से ऑब्जेक्ट, वस्तु, T से टाइम, समय, I से इंस्टेंस, प्रसंग, और M से मॉड्यूल। ये 5 तत्व मिलकर ही सीखने का पूरा ताना बाना बुनते हैं। एक एक करके समझना चाहेंगे। जैसे स्थान, स्पेस, इससे क्या मतलब है? सिर्फ जगह? जगह तो है ही, पर सिर्फ भौतिक जगह नहीं, सामाजिक जगह भी। खेत, आंगन, टोले, मोहल्ले, कुएं, यहाँ तक कि स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र भी। हर जगह कुछ खास तरह के काम करने के, ध्यान देने के और सीखने के मौके देती है।
सोचिए ना, कुएं पर पानी भरने जाएं तो साथ में गपशप में ही कितनी जानकारी साझा हो जाती है ना? बिल्कुल। और वस्तु, ऑब्जेक्ट, ये तो शायद सीधा सीधा औजारों से जुड़ा है। हाँ, ज्यादातर वस्तुएं जैसे हल, टोकरी, करछुल, करघा या फिर औषधीय जड़ी बूटियां। पर ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये कौशल और याददाश्त के लिए एक एंकर का काम करती हैं। किसी औजार को चलाना सीखने में कितना ज्ञान छिपा होता है। थोड़ी भौतिकी, शरीर का संतुलन, उस चीज के गुणधर्म, बहुत कुछ। और समय, टाइम, इसकी क्या भूमिका है इसमें? समय यहाँ घड़ी का समय नहीं है, ये जीवन की लय है। रोज की दिनचर्या, मौसम का चक्र, त्योहारों का आना जाना, ये लय ही दोहराव को, अभ्यास को और सीखने की गति को आकार देती है। जैसे फसल का एक खास मौसम आता है तो वो खास तरह के ज्ञान को सक्रिय कर देता है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रसंग, इंस्टेंस। ये थोड़ा सा अमूर्त सा लगता है। हाँ, इसे ऐसे समझिए, प्रसंग यानी कोई विशिष्ट घटना या कोई खास मौका, जैसे धान रुपाई का पूरा सीजन या कटाई का कोई एक खास दिन या शायद बैठकर बुनाई करने का एक सत्र। ये वो क्षण है जब ज्ञान का असल हस्तांतरण होता है, जब लोग मिलकर कुछ करते हैं। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, बल्कि सीखने के फोकस्ड अवसर हैं। लेख इन्हें गांव के पारिस्थितिकी तंत्र में चलने वाली सक्रिय घटनाएं कहता है। अच्छा, और इन सब से मिलकर बनता है फिर वो मॉड्यूल। बिल्कुल, मॉड्यूल ज्ञान के वो पैकेज है, वो इकाइयां हैं जो समुदाय में साथ काम करने, मदद करने और जीने के दौरान ही बनते हैं। ये वो ब्रेन पेज, नक्शे और कौशल सेट है जिन्हें सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है और सबसे जरूरी, अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। तो एसओटीएम दिखाता है कि ये कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं है ना? स्थान, वस्तु, समय और प्रसंग, ये सब मिलकर ज्ञान के मॉड्यूल बनाते हैं जिन्हें लोग अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई में एक पूरी व्यवस्था लगती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। लेख में रास्ते, मैप्स और मॉड्यूल्स की बात भी है। ये व्यवहारिक रूप से कैसे काम करते हैं? एसओटीएम तो एक तरह से ढांचा हो गया, पर ये उसका क्रियान्वयन कैसे है? हाँ, ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये शब्द कितने जमीनी हैं, कितने वास्तविक हैं। रास्ते, ये सचमुच की गलियां हैं, पगडंडियां हैं और रोज की दिनचर्याएं हैं। जैसे घर से खेत तक का रास्ता, बच्चों का स्कूल जाने का रास्ता, नदी तक जाने का रास्ता। इन्हीं रास्तों पर लोग मिलते हैं, एक दूसरे को काम करते देखते हैं, सीखते हैं, नकल करते हैं, निर्देश देते हैं। तो ये रास्ते ही सामाजिक मेलजोल और सीखने को एक संरचना देते हैं। फिर आते हैं गांव के नक्शे, विलेज मैप्स। ये सिर्फ कागज के नक्शे नहीं हैं, ये ग्रामीणों के दिमाग में बने सामाजिक और ज्ञान के नक्शे हैं। कौन क्या जानता है, संसाधन कहाँ मिलेंगे, किस मौसम में क्या करना ठीक रहेगा, कौन किस काम में माहिर है। लेकिन इन्हीं ग्रामीणों के असल ब्रेन पेज नक्शे कहता है, जिनका इस्तेमाल वे रोज करते हैं। ये ज्ञान को खोजने और इस्तेमाल करने का एक तरह का मानसिक जीपीएस है। वाह, मानसिक जीपीएस। हाँ, और फिर है मॉड्यूल्स। जैसा हमने पहले बात की, ये ज्ञान की छोटी पैक की हुई इकाइयां हैं। धान कैसे रोपें, किसी जड़ी बूटी को कैसे पहचानें, बाजार में मोल भाव कैसे करें, ये ऐसे कौशल या जानकारी के पैकेज है जिन्हें एक व्यक्ति से दूसरे तक, एक संदर्भ से दूसरे तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इन्हें सीखा जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है और जरूरत के हिसाब से जोड़ा या बदला भी जा सकता है। बहुत खूब। तो रास्ते लोगों और ज्ञान को जोड़ते हैं, नक्शे बताते हैं कि ज्ञान कहाँ और किसके पास है, और मॉड्यूल उस ज्ञान को इस्तेमाल करने लायक हस्तांतरणीय बनाते हैं। ये बहुत साफ तस्वीर पेश करता है कि ज्ञान कैसे गांव में बहता है और पनपता है। लेख में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया गया है, महिलाओं की भूमिका और आई वर्ड्स। ये आई वर्ड्स क्या हैं? ये भी नया शब्द है। हाँ, और ये एक बहुत ही सूक्ष्म और मुझे लगता है शक्तिशाली विचार है। लेख बताता है कि गांव की महिलाएं अक्सर इन आई वर्ल्ड्स को डिज़ाइन करती हैं और उन्हें संभालती भी हैं। ये एक तरह से व्यक्तिगत सीखने के छोटे संसार हैं जो घर और आसपास की जगहों पर, मतलब व्यापक सामुदायिक जीवन के भीतर ही बनाए जाते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे रोजमर्रा के साधारण समझे जाने वाले काम भी सीखने के गहन अनुभव बन जाते हैं। क्या कुछ उदाहरण दे सकती हैं आप इन आई वर्ड्स के? हाँ, बिल्कुल। लेख कुछ बहुत अच्छे उदाहरण देता है, जैसे
रसोई आई वर्ल्ड्स। आप सोचिए, रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है। यहाँ खाना पकाने की जो तकनीकें हैं वो अनजाने में ही रसायन विज्ञान सिखा देती हैं, जैसे किण्वन, फर्मेंटेशन, गणित सिखाती हैं, मापतोल में खाद्य संरक्षण और पोषण विज्ञान भी। रेसिपीज एक तरह से लैब के प्रोटोकॉल जैसी बन जाती हैं, है ना? मसालों के डिब्बे मानो वर्गीकरण सिखा रहे हों। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं कभी इस तरह से। और देखिए, आंगन और पशुधन आई वर्ल्ड्स। घर के आंगन में या बाड़े में पशुओं की देखभाल करते हुए उनके व्यवहार, बीमारियों के लक्षण, चारे पानी का चक्र, ये सब जीव विज्ञान और प्राथमिक पशु चिकित्सा का पाठ पढ़ा देते हैं, अनजाने में ही। फिर शिल्प आई वर्ल्ड्स, बुनाई, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये काम करते हुए हाथों हाथ ज्यामिति, पैटर्न, डिजाइन और पदार्थ विज्ञान का ज्ञान मिल जाता है बिना किसी किताब के। अद्भुत। तो ये आई वॉल्स दिखाते हैं कि कैसे व्यक्ति और खासकर महिलाएं अपने आसपास के माहौल को सीखने के सक्रिय मंच में बदल देती हैं, और फिर यही ज्ञान कुओं पर, बाजारों में, त्योहारों पर साझा होता है, जिससे ज्ञान के आदान प्रदान का एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। ये महिलाओं को ज्ञान की रक्षक और प्रेषक के रूप में भी स्थापित करता है। यह वाकई अद्भुत है। ये हमारी इस धारणा को चुनौती देता है कि सीखना केवल औपचारिक जगहों पर ही होता है। स्कूल या कॉलेज में रोजमर्रा के काम इतने गहरे ज्ञान के स्रोत हो सकते हैं, ये सोचना ही अपने आप में एक नई दृष्टि देता है। अच्छा, तो इस तरह की विलेज लर्नोग्राफी में ऐसी क्या खास बातें हैं या गुण हैं जो शायद हमारी औपचारिक शिक्षा प्रणालियां भी अपना सकती हैं? कुछ सीखने लायक है इसमें उनके लिए? हाँ, बिल्कुल है। लेख कई ऐसी ताकतों की ओर इशारा करता है जो ब्रेन पेज सिद्धांत से भी मेल खाती हैं। पहला तो है प्रासंगिक शिक्षा, कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड लर्निंग। मतलब ज्ञान अमूर्त नहीं होता, वो सीधे वास्तविक कामों और जरूरतों से जुड़ा होता है। इससे वो ज्यादा प्रासंगिक लगता है और आसानी से याद भी रहता है। आप करके सीखते हैं, सिर्फ उसके बारे में नहीं पढ़ते। सही कहा। दूसरा, शारीरिक अभ्यास, एम्बॉडीड रिहर्सल। यहाँ सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये शारीरिक भी है। हाथों से काम करना, औजार चलाना, शरीर और इंद्रियों से सीखना, इससे जो कौशल बनते हैं वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं। तीसरा, वितरित विशेषज्ञता, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपर्टीज। मतलब ज्ञान किसी एक किताब या एक टीचर तक सीमित नहीं है, वो पूरे समुदाय में फैला होता है। बुजुर्गों के पास, कारीगरों, वैद्यों, किसानों, महिलाओं के पास इससे सीखने के लिए कई स्रोत उपलब्ध होते हैं। हाँ, ये बात तो है। फिर है अनुकूली पुनर्उपयोग, अडेप्टिव रीयूज। ज्ञान के जो मॉड्यूल हैं वो पत्थर की लकीर नहीं होते, उन्हें नई परिस्थितियों, नए बीजों, नए औजारों के हिसाब से बदला जा सकता है, ढाला जा सकता है। इससे ज्ञान लचीला बना रहता है, समय के साथ चलता है। और आखिरी, कथात्मक एंकर, नैरेटिव एंकर्स। कहानियां, गीत, कहावतें, रीति रिवाज, ये सब ज्ञान को सहेजने और याद रखने में मदद करते हैं। नियम, अपवाद, नैतिक सबक, ये सब कथाओं में गूंथ दिए जाते हैं। ये गुण बताते हैं कि ये सीखने का तरीका कितना व्यावहारिक है, कितना अनुभव पर आधारित है और जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। ये रटने या सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो बहुत अलग है। ऐसा लगता है जैसे रोजमर्रा के काम ही अपने आप में पाठ्यक्रम बन जाते हैं। बिल्कुल। लेख इसी बात पर जोर देता है। रोजमर्रा के काम पाठ्यक्रम कैसे बनते हैं, इसके कुछ और उदाहरण अगर देखें, जैसे कृषि चक्र। बुआई से लेकर कटाई तक का पूरा चक्र ही अपने आप में पारिस्थितिकी, मौसम विज्ञान, कीट प्रबंधन, योजना बनाने का पाठ है। मौसमी कैलेंडर तो एक जीता जागता सिलेबस है। शिल्प और व्यापार, जैसे हमने पहले बात की, बुनाई में ज्यामिति और डिजाइन है। बाजार में मोलभाव करने में अंकगणित तो है ही, साथ में सामाजिक समझ और संवाद कौशल भी शामिल है। स्वास्थ्य और घरेलू उपचार। गांव का जो घरेलू नुस्खों का ज्ञान है वो अपने आप में वनस्पति विज्ञान है। खुराक का अंदाजा लगाना है, बीमारियों के लक्षण पहचानने की शिक्षा है। और कहानी सुनाना और अनुष्ठान। लोक कथाएं और रीति रिवाज न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि इतिहास, नैतिकता, सामाजिक नियम और यहाँ तक कि भविष्य के अनुमान लगाने के तरीके भी सिखाते हैं। हर उदाहरण में वो मॉड्यूलैरिटी दिखती है जिसकी बात हमने की थी। ज्ञान छोटी हस्तांतरणीय इकाइयों में बटा हुआ है, जिसे जरूरत के हिसाब से सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सीखना बहुत स्वाभाविक और सुलभ सा लगता है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस अनमोल ज्ञान को
इस गांव आधारित सीखने के तरीके को किसी तरह सहेजा जा सकता है, डॉक्यूमेंट किया जा सकता है? और क्या इसे हमारी औपचारिक या अकादमिक शिक्षा के साथ जुड़ने का कोई तरीका है, या ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है जिन्हें मिलाना मुश्किल है? देखिए, लेख इस पर भी विचार करता है और कुछ रास्ते सुझाता है। ये मानता है कि इसे सहेजना और जोड़ना संभव है, लेकिन बहुत सावधानी और सम्मान के साथ। इसके लिए वो कुछ मिश्रित और भागीदारी वाली विधियों का सुझाव देता है। जैसे एक है नवरंच विज्ञान पथ मानचित्रों, मतलब लोगों के साथ उनके रोजमर्रा के रास्तों पर चलना, देखना कि वे कहाँ रुकते हैं, किन से मिलते हैं, क्या सीखते हैं, और इसे मैप करना। अच्छा। दूसरा, वस्तु जीवन इतिहास, ऑब्जेक्ट लाइफ हिस्ट्रीज, किसी पुराने औजार या वस्तु की कहानी जानना, वो कैसे बना, कैसे इस्तेमाल हुआ, उसमें क्या क्या ज्ञान छिपा है। तीसरा, सहभागी कैलेंडर बनाना, ग्रामीणों के साथ मिलकर उनके मौसमी कामों और उससे जुड़े ज्ञान का कैलेंडर बनाना। फिर ब्रेन पेज कार्यशालाएं आयोजित करना, मतलब समुदाय के साथ मिलकर किसी काम का, जैसे कुआं ठीक करना या घर बनाना, उसका ब्रेन पेज या ज्ञान नक्शा तैयार करना। और भागीदारी वीडियो का उपयोग करना, जिसमें समुदाय के लोग खुद अपनी सीखने की प्रक्रियाओं को फिल्माएं और समझाएं। ये तो हुए इस ज्ञान को समझने और सहेजने के तरीके, पर इसे औपचारिक शिक्षा से कैसे जोड़ा जा सकता है, स्कूलों कॉलेजों से? उसके लिए भी लेख कुछ ठोस सुझाव देता है और ये काफी दिलचस्प है। जैसे स्थान आधारित पाठ्यक्रम, प्लेस बेस्ड करिकुलम, स्कूलों में स्थानीय परिवेश और ज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। मान लीजिए फसल चक्र पर आधारित विज्ञान, गणित और भाषा की पढ़ाई हो सकती है। दूसरा, छात्रों द्वारा ब्रेन पेज निर्माण, छात्रों को अपने आसपास के किसी स्थानीय काम या कौशल पर अपना ब्रेन पेज बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बहुत प्रैक्टिकल होगा। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। तीसरा, समुदाय विशेषज्ञों को सह शिक्षक बनाना, गांव के कारीगरों, किसानों, बुजुर्गों को स्कूलों में आकर सिखाने के लिए आमंत्रित करना, वो असली एक्सपर्ट हैं। चौथा, पारस्परिक मुझे सिखाओ सत्र रखना, ऐसे सत्र जहां छात्र और समुदाय के सदस्य एक दूसरे को कुछ सिखाएं, सीखने का दो तरफा रास्ता। और पांचवा, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, मतलब कागजी परीक्षा के बजाय वास्तविक काम करके दिखाने पर आधारित मूल्यांकन, जैसे किसी ने पंप ठीक करके दिखाया या मिट्टी की उर्वरता जांची। ये तरीके स्थानीय ज्ञान का सम्मान करते हुए सीखने को ज्यादा प्रासंगिक और शायद ज्यादा दिलचस्पी बना सकते हैं। ये किताबी दुनिया और असल दुनिया के बीच एक पुल बनाने जैसा लगता है। लेकिन क्या इस पूरी सोच में, इस ज्ञान को सहेजने और जोड़ने के प्रयास में कुछ चुनौतियां या नैतिक चिंताएं भी हैं? क्योंकि अक्सर जब बाहरी दुनिया किसी स्थानीय चीज में दखल देती है तो कुछ गड़बड़ होने का खतरा तो रहता ही है ना? हाँ, और ये बहुत ही जरूरी सवाल है। लेखक इन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करता। वो साफ तौर पर कुछ रिस्क्स के बारे में बताता है। पहला है ज्ञान का वस्तुकरण, मतलब अगर समुदाय की सहमति और नियंत्रण के बिना इस ज्ञान को डॉक्यूमेंट किया जाए तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, शायद व्यापारिक लाभ के लिए भी। ये तो खतरा है। दूसरा, संदर्भ का नुकसान, लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ज्ञान के मॉड्यूल को उनके सामाजिक सांस्कृतिक माहौल से काटकर देखने पर उनका असली मतलब और असर कम हो सकता है। वो ज्ञान अपनी जड़ों से कट सकता है। तीसरा, शक्ति की गतिशीलता, पावर डायनामिक्स। कौन तय करेगा कि कौन सा ज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल होगा, बाहरी विशेषज्ञ या स्थानीय समुदाय? ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक और समावेशी होनी चाहिए, वरना इसमें भी भेदभाव हो सकता है। और चौथा, परिवर्तन बनाम संरक्षण, चेंज वर्सेस प्रेजर्वेशन। दुनिया तो बदल रही है, तो इस ज्ञान को सिर्फ पुराने रूप में सहेज कर रखना है या इसे बदलते समय के साथ ढलने में मदद करनी है? इसमें सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखते हुए अनुकूलन का एक बहुत संवेदनशील संतुलन साधना होगा। सही बात है। इसीलिए लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सब काम पूरी तरह से सहभागी होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी। समुदाय की मर्जी, उनका नियंत्रण, लाभ का स्पष्ट बंटवारा और उनकी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा, ये सबसे जरूरी है। इनके बिना ये प्रयास शायद नुकसानदेह भी हो सकता है। नहीं है, बल्कि लेख के शब्दों में कहें तो ये ब्रेन पेज सभ्यता की जीती जागती जड़ है। ये स्थान, वस्तुओं, समय और सामाजिक रास्तों से बनी एक बेहद मजबूत, लचीली और गहरी मानवीय ज्ञान प्रणाली है।
यह हमें याद दिलाती है कि सीखना कितना स्वाभाविक और जीवन का एक अभिन्न अंग हो सकता है, क्लासरूम के बाहर भी। बिल्कुल। इसके मॉड्यूल्स, इसके रास्ते और खासकर महिलाओं द्वारा बनाए गए वो आईवर्ल्स, इनको समझना और सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। इन्हें अगर समझदारी से व्यापक शैक्षिक डिज़ाइन में एकीकृत किया जाए तो हम शायद सीखने के ऐसे तरीके विकसित कर सकते हैं जो ज़्यादा प्रासंगिक हों, ज़्यादा लचीले हों और अनुभव पर आधारित हों। जैसा कि लेख कहता है, आगे की चुनौती यही है कि सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्थानीय और जिए हुए ज्ञान की ताकत को कैसे बढ़ाया जाए। ये सिर्फ अतीत को सहेजने की बात नहीं है, ये भविष्य के लिए सीखने के बेहतर रास्ते खोजने की भी बात है। और अब इस पूरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमारे अपने शहरी जीवन में, हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और जानी पहचानी जगहों में, ऑफिस, मेट्रो, बाजार, पार्क, क्या इनमें भी ऐसे ही छिपे हुए सीखने के रास्ते या आईवर्ल्स मौजूद हो सकते हैं जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते? कैसे हम अपने ही आसपास के माहौल को, अपने रोज के कामों को सीखने का एक सक्रिय मंच बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस लेख में बताए गए गांव में सदियों से होता आया है? सोचिएगा जरूर।